डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। तो आज मैं आपके सामने पुनः कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का एक नया अध्याय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं लेकर हाजिर हूं, जिसमें हम लोग भारत में परिवहन सेवाओं के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात इसमें हम लोग सेवा क्षेत्र के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। किस क्षेत्र के बारे में अध्ययन करने वाले हैं? सेवा क्षेत्र। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पहले हम लोग कृषि क्षेत्र का अध्ययन करेंगे, फिर हम लोग उद्योग का अध्ययन करेंगे, उद्योग के बाद हम लोग इस सेवा क्षेत्र का अध्ययन करेंगे, क्योंकि कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, उद्योग को द्वितीयक कहते हैं और सेवा क्षेत्र को कौन सा कहते हैं? तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। तो आपने प्राथमिक पढ़ लिया था, द्वितीयक पढ़ लिया था, फिर आज हमको तृतीयक पढ़ना है। और आपको ज्ञात होगा कि हमारे GDP में अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज़्यादा योगदान यही सेवा क्षेत्र देता है। याद रख लीजिएगा, 53 से 56%। ठीक है ना, ध्यान में रखेंगे। आप जाइएगा कृषि चैप्टर में, इस पाई ग्राफ को देखिएगा, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा पाई ग्राफ। मैं यहाँ पे पुनः पाई ग्राफ आपको नहीं बताने वाला हूँ। आज हम सीधा सीधा शुरू करते हैं कि परिवहन क्या है, इसके प्रकार क्या हैं और उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपके चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकॉनमी। मतलब यहाँ पर कहीं भी साफ साफ आपको परिवहन क्षेत्र नहीं लिखा गया है, परिवहन क्षेत्र नहीं लिखा गया, याद रखिएगा। फिर भी हम इस अध्याय में परिवहन क्षेत्र का अध्ययन क्यों करने वाले हैं? क्योंकि लिखा हुआ है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। किस कहने का मतलब ये है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था किस बात पर टिकी होती है। तो सबसे पहली बात, आपने खेती भी कर ली, आपने उद्योग भी लगा लिए, लेकिन अगर आप उस सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले ही नहीं जा पाएंगे तो आपके सामान किस काम के रह जाएंगे? आपके फैक्ट्रियों में बने काम किस काम के रह जाएंगे? फैक्ट्रियों में बने सामान किसी काम के नहीं रह जाएंगे। और कृषि में जो आपने उपज पैदा की है वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। इसके लिए परिवहन सेवा बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब किसी देश की अर्थव्यवस्था की जो जीवन रेखा होती है वो परिवहन ही होती है। इसका मतलब इस अध्याय में हम लोग परिवहन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग परिवहन की परिभाषा लिखेंगे। लिखिएगा हेडिंग परिवहन। परिवहन बोले तो लिखिए वस्तुओं तथा सेवाओं और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने की क्रिया को, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। परिवहन कहते हैं। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो चूंकि मैंने आपको बता दिया कि आपको परिवहन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था अगर तेज़ी से चलनी है तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामानों को पहुंचाने के लिए परिपक्व होना पड़ेगा। याद रख लीजिएगा, क्योंकि कोई देश सामानों को जहां बनाएगा वहीं तो उपयोग नहीं कर सकता है, उसको पूरे देश में उसको फैलाना है। अगर पूरे देश में फैलाना है तो परिवहन की आवश्यकता होगी। परिवहन नेटवर्क जितना बढ़िया होगा उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही तगड़ी मानी जाएगी। तो मैं यहीं पे आपको एक बात बता देता हूँ, भारत का कुल जो सड़क नेटवर्क है, अर्थात परिवहन नेटवर्क आप कह सकते हैं, सड़क नेटवर्क है, वो पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर आता है। पूरे विश्व में सेकंड नंबर पर आता है। आप लिख सकते हैं सड़क नेटवर्क में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ठीक है, ये बात को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद आप देखिए तो पहला स्थान किसका है? पहला स्थान है USA, जैसा कि आप लोगों को आशा भी होनी चाहिए। USA यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका पहले नंबर पर है। ठीक है, ये बात को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए आपको परिवहन के साधन से संबंधित कुछ सारणी दी गई है, फिर इसके बाद हम लोग एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। तो परिवहन के साधन
परिवहन के साधन को 3 हिस्से में बांटा गया, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। तो जो आपका स्थल परिवहन है, मतलब जो हमारी ज़मीन है, ज़मीन पर कहीं पानी है और बाकी ये वायु है, तो जो ज़मीन पर चलते हैं उनको कहा गया स्थल परिवहन, जो पानी में चलते हैं उनको कहा गया जल परिवहन, और जो हवा में उड़ते हैं उनको कहा गया वायु परिवहन। तो सड़क परिवहन और रेल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन ये आपके स्थल परिवहन है, क्योंकि ये ज़मीनी क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। फिर आपका जो जल परिवहन है वो नदियों और समुद्रों के रास्ते पानी की जहाज़ों को चलने के लिए जल परिवहन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें 2 प्रकार का होता है, एक आंतरिक होता है और एक समुद्री होता है। तो आंतरिक का मतलब है कि हम लोग, नदियां हैं हमारे यहाँ पे बहुत सारी, उन नदियों से अगर एक राज्य से दूसरे राज्य तक जहाज़ों के द्वारा सामान पहुँचाया जाए तो उसे हम कहते हैं आंतरिक परिवहन। परंतु समुद्र के सहारे एक देश से दूसरे देश तक जब सामान पहुँचाया जाए तो उसे हम कहते हैं समुद्री परिवहन। ठीक है, उसके बाद आता है आपका वायु परिवहन, जिसमें हवाई जहाज आदि आते हैं। तो इसमें देखिए घरेलू वायु परिवहन और अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन। तो जो आपका घरेलू वायु परिवहन है, इसका मतलब है कि एक राज्य से दूसरे राज्य तक, एक राज्य से दूसरे राज्य तक जाने का प्रक्रिया जो होती है उसे घरेलू परिवहन कहते हैं, और एक राज्य में ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया घरेलू परिवहन के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत कौन आता है? सार्वजनिक, अर्थात जो भारत सरकार के द्वारा स्थापित किए गए हैं, और निजी, जो कि कुछ कंपनियों के द्वारा स्थापित किए गए हैं। जैसे आपको टाटा मिल जाएगी, टाटा एयरवेज, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा, या टाटा कंपनी की है। ठीक, ऐसे ही आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये आपके परिवहन के साधन हो गए। आप इनको चाहिए तो अपनी कॉपी में सारणी बना सकते हैं। हमें इनमें बारी बारी से इनका अध्ययन करना है। तो आज की क्लास में हम लोग सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन का अध्ययन करेंगे। कल हम लोग जल और वायु परिवहन का अध्ययन करेंगे, और कल ही ये हमारा चैप्टर समाप्त भी हो जाएगा। ठीक है, ये बात को आप जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। तो देख क्या रहे हैं, जल्दी जल्दी क्लास को शेयर करिए और अपने मित्रों को भी जगाइए। ये मत बोल दीजिए कि 8 बजे तक सो रहे हो, उनको उठाइए जल्दी और आगे बढ़िए। चलिए, तो हम लोग क्लास को आगे शुरू करते हैं। देखिए आप लोग, अब यहाँ पे सबसे पहला हमारा परिवहन शुरू होता है सड़क परिवहन। सड़क परिवहन, ठीक है। तो सड़क परिवहन के बारे में हम बात करेंगे। सड़क परिवहन, वही मैंने कहा ना, भारत सड़क परिवहन में 2nd नंबर पर है, जहाँ पर सड़कों का जाल सर्वाधिक है। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। भारत में जो सड़कों की लंबाइयाँ हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 23 लाख किमी से भी अधिक। मतलब ये थोड़ा सा पुराना डेटा है, अभी लगभग 63 लाख किलोमीटर हो गया है। 63 लाख किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा, 63 लाख किलोमीटर। एक ABP न्यूज़ की खबर आई थी, उसमें बताया गया है लगभग 63 लाख किलोमीटर इस समय हमारे यहाँ सड़क नेटवर्क हो चुका है। ये बात को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। इसका जो लगभग 64% हिस्सा है, 64% हिस्सा वो पक्की सड़क है और बाकी कच्ची सड़क में आता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। तो क्या कहेंगे, सड़क परिवहन में अगर आपको लिखने को आया तो सबसे पहले आप इसमें क्या लिखेंगे कि भारत में स्थल परिवहन का एक प्रमुख साधन सड़क परिवहन है। भारत में स्थल परिवर्तन का एक प्रमुख साधन सड़क परिवहन है। हो गया ना। भारत में सड़क परिवहन को एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय और राज्य मार्ग, माध्यमिक और क्षेत्रीय सड़कें तथा ग्रामीण सड़कों के रूप में बांटा गया है। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नीचे लिख सकते हैं, भारत में सड़क प्रणाली विश्व में दूसरे नंबर की सबसे लंबी सड़क प्रणाली है। भारत में सड़क प्रणाली विश्व में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी सड़क प्रणाली है। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया होगा। उसके बाद आप देखेंगे, आगे लिखेंगे, अब लिखेंगे नीचे, भारत में सड़क परिवहन का महत्व निम्नलिखित कारणों से है। इसको आप लिख लीजिएगा। मान लीजिए सड़क परिवहन, उसके महत्व पर प्रकाश डालने को आता है तो आप इसको लिख सकते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे, सड़क परिवहन का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि इसकी निर्माण लागत रेलवे लाइन की अपेक्षा कम है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगला नंबर लिखिएगा, इसको असमान सतहों जैसे पहाड़ियों में भी आसानी से बनाया जा सकता है। असमान सतहों जैसे पहाड़ियों में भी आसानी से बनाया जा सकता है।
ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट लिख सकते हैं, सड़क परिवहन हर जगह आसानी से पहुंच सकता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में हर गली गली में भी सड़क परिवहन विद्यमान है। ठीक है, ये बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे लिखिएगा, सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों को जोड़ने का भी काम करता है। अन्य परिवहन के साधनों को जोड़ने का भी काम करता है। जैसे रेलवे परिवहन को किससे जोड़ता है, आपके एयरपोर्ट अर्थात वायु परिवहन से जोड़ सकता है, समुद्री पत्तन से जोड़ सकता है। ये बात को ध्यान में रख सकते हैं आप लोग। चलिए तो आगे देखेंगे हम लोग। अब हमारा शुरू होता है सड़कों का वर्गीकरण, कि सड़कों को किस किस रूप में बांटा गया है। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें हैं आपके सामने, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग है, फिर नीचे राज्य राजमार्ग है, जिला सड़क है, अन्य सड़क है, सीमावर्ती सड़क है और फिर ग्रामीण सड़क है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ मिलता है, इंपॉर्टेंट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिएगा, सड़कों की क्षमता के आधार पर इन्हें 6 भागों में बांटा गया है। आपको इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आप एक पॉइंट अपनी कॉपी में अलग से नोट कर लीजिएगा। जो पॉइंट मैं बोलूँगा कि आप उसको अलग से नोट करिए, यहाँ पे आप अलग से नोट करिएगा, क्योंकि ये फैक्ट में बहुविकल्पी सवाल में आपसे पूछे जा सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो भारत में सबसे अधिक सड़क लंबाई वाला राज्य, भारत में सबसे अधिक सड़क लंबाई वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, यहाँ पर लगभग 2.5 लाख किलोमीटर लंबी सड़क पाई जाती है। ध्यान में रखिएगा आप लोग इस बात को। चलिए, तो महाराष्ट्र हो गया। उसके बाद ये जो मैं आपको वही बोलने जा रहा हूँ, स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज याद रखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज। आप इसको भी अलग से लिखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज। लिख लीजिए हेडिंग आप कहीं किनारे। उसके बाद नीचे लिख लीजिए लंबाई, लंबाई 5846 किलोमीटर, 5846 किलोमीटर हो गया। उसका नीचे लिखिएगा, उसके नीचे लिखिएगा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता आप लिख सकते हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने का कार्य करती है, को जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, अभी मैं आपको मैप में भी दिखा रहा हूँ इसको। उसके बाद इसका जो उद्देश्य था, तो स्वर्णिम चतुर्भुज का आप उद्देश्य नीचे लिख लीजिएगा, भारत की मेगा सिटीज को जोड़ने का काम करना। भारत की मेगा सिटीज वही दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। ठीक है, इनको जोड़ने का काम करना। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। आप इसे एक बार मैप में देख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये थोड़ा सा डिप कर जा रहा है, अलग रंग में आ जा रहा है, थोड़ा सा आप देखने का प्रयास करिएगा इसमें। देखिए, ये लिखा हुआ है आपका कोलकाता। ये जो पीले कलर की लाइन यहाँ से देखिए, यहाँ से ऐसे चली हुई है ना। थोड़ा मैं आपको अलग रंग से दिखाता हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा। ब्लैक कलर लेता हूँ, ब्लैक कलर। चलिए दिखाता हूँ मैं फिर से आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका है मुंबई। तो मुंबई से एक सड़क देखिए ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, यहाँ पे ये दिल्ली है। फिर यहाँ से देखिए ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, यहाँ पे कोलकाता है आपका। फिर कोलकाता से ऐसे होते हुए देखिए एकदम किनारे से, तट के रास्ते। ध्यान में रखिए, यहाँ पे आ गई चेन्नई। क्या आ गई? चेन्नई। फिर चेन्नई से ऐसे मुड़ते हुए पहुँच जा रही है वो कहाँ पर? आपका फिर से मुंबई। तो देखिए एक प्रकार से इसने 4 क्षेत्रों को जोड़ने का काम किया और एक चतुर्भुज बनाने का काम किया। इसीलिए इसे स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट सवाल है ये, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज एक सड़क परियोजना है जो कि 4 मेगा सिटीज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए आपको दिल्ली से जाना है मुंबई, तो दिल्ली से मुंबई से स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग को पकड़िए, आप आराम से चले जाएंगे। फिर इस स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग को पकड़िए, चेन्नई चले जाएंगे, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से फिर आप दिल्ली चले आएंगे, दिल्ली से फिर अपने घर चले आइएगा। और आइएगा तो हमारे लिए कुछ मिठाई उठाई लेके आइएगा। ठीक है, चलिए तो अब देखिए ज़रा आप,
यहाँ पर अगला काम हमारा शुरू होता है अब राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवेज। तो राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? तो लिखेंगे इसमें आप लोग, यह देश के प्राथमिक सड़क तंत्र हैं, यह देश के प्राथमिक सड़क तंत्र हैं तथा इनका निर्माण देश के एक भाग को दूसरे भाग से आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। देश के एक भाग को दूसरे भाग से आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा, इसके निर्माण और रख रखाव की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग की होती है। किसकी होती है? लोक निर्माण विभाग, जिसे आप PWD कहते हैं। अभी देखिए, अगर आपके क्षेत्र में सड़क बन रही होगी तो उसमें जो रोलर चल रहा होगा उस पर लिखा होगा PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। मतलब राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव कौन करता है? PWD, ठीक है। उसके बाद भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये नितिन गडकरी जी का एक स्टेटमेंट है, जो सड़क परिवहन मंत्री थे। नितिन गडकरी जी का एक स्टेटमेंट है जिन्होंने कहा कि 2022-23 में भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई जो है 1,45,240 किलोमीटर हो गई है। 1,45,240 किलोमीटर, जो वर्तमान में लगभग 1,51,000 हो चुकी है। ध्यान दीजिएगा, दक्षिणा देने के बराबर। आप लोग मुझे इतना दक्षिणा दे सकते हैं क्योंकि मैं पंडित जी हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो लगभग 1,51,000 किलोमीटर पूरी लंबाई वर्तमान में हो चुकी है। लेकिन अगर आप एग्जैक्टली डेटा लिखना चाहते हैं, चूँकि ये अथॉराइज डेटा है, गडकरी जी ने खुद बयान दिया हुआ था, तो आप इस डेटा को लिख सकते हैं 1,45,240 किलोमीटर, और वर्तमान में उसी के आगे बढ़ा लीजिएगा 1,51,000 किलोमीटर। तो ये राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है। अब राष्ट्रीय राजमार्गों को शॉर्ट फॉर्म में NH लिखा जाता है। NH, नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे, याद रखिएगा। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए कि सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है। सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो आप लिख सकते हैं NH-44 सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, जिसे पहले NH-7 के नाम से जाना जाता था। लिख सकते हैं, उसी में आप इंडिकेट पॉइंट करके लिख लीजिए। NH-44 सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। NH-44 सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, जिसे पहले NH-7 के नाम से जाना जाता था। ये आपका जाता है श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक, उसी में बगल बढ़ा लीजिएगा। ये जाता है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 44, जो कि जाता है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, ठीक है ना। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक फैक्ट और नीचे लिखिएगा, ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि शेर शाह के द्वारा बनवाई गई थी। किसके द्वारा बनवाई गई थी? शेर शाह के द्वारा। कहाँ से बनवाई गई थी? पेशावर से कोलकाता तक, पेशावर से कोलकाता तक बनवाई गई थी ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे GT रोड भी कहा जाता है। तो पेशावर जो है, पेशावर, ध्यान दीजिएगा, पेशावर से कोलकाता तक बनाई गई थी, पेशावर से कोलकाता तक बनाई गई थी, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो पेशावर जगह थी, ये आज़ादी से पहले तो भारत में ही थी, लेकिन आज़ादी के बाद ये चली गई पाकिस्तान में, आज़ादी के बाद चली गई पाकिस्तान में। तो भारत में जो उसका हिस्सा बचा था, उसे दो भाग में बांट दिया गया था, NH-1 और NH-2 में, NH-1 और NH-2 में। तो सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड कौन कौन सी NH का सम्मिलित रूप है? तो नीचे इंडिकेट पॉइंट इसको भी लिखिएगा, ग्रैंड ट्रंक रोड NH-1 और NH-2 का सम्मिलित रूप है। ग्रैंड ट्रंक रोड NH-1 और NH-2 का सम्मिलित रूप है, ठीक है। अब उसके बाद पूछा गया आपसे NH-1 कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो आप नीचे लिखिएगा, NH-1 दिल्ली से अमृतसर तक जाता है, NH-1 दिल्ली से अमृतसर तक जाता है। उसके बाद नीचे लिख लीजिएगा उसी के आगे, NH-2
दिल्ली से कोलकाता तक जाता है। NH2 दिल्ली से कोलकाता तक जाता है। हो गया, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद आप लिख लीजिए, उसी के नीचे एक और बढ़ा लीजिए, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH47A, NH47A, ध्यान दीजिएगा आप लोग, NH47A हो जाएगा। चलिए, तो जो NH47A है वो आपका सबसे छोटा है और सबसे बड़ा जो है NH44 है, जिसे पहले NH7 के नाम से जानते थे। ध्यान में रखिएगा आप लोग, ये जाता है आपका श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक, आप इसको ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद ये भी आप लिख लीजिए कि थार के मरुस्थल से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH15, थार के मरुस्थल से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH15 हो जाएगा ना। चलिए, नीचे इंडिकेट करके 2 पॉइंट और लिखिएगा, इंडिकेट करके 2 पॉइंट और लिखिएगा आप लोग। पहला पॉइंट आपको लिखना है, पहला पॉइंट आपको लिखना है उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा, इंडिकेट पॉइंट रहेगा आपका उत्तर दक्षिण गलियारा। ठीक है, उत्तर दक्षिण गलियारा, ध्यान दीजिएगा। तो इसके अंदर आप लिखिएगा कुल लंबाई, इसके अंदर आप लिखेंगे, इसके अंदर कुल लंबाई 4000 किमी, कुल लंबाई 4000 किमी। उसके आगे लिख लीजिएगा श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक हो गया। फिर उसके नीचे लिख लीजिएगा NH44 से होकर जाता है, NH44 से होकर जाता है, NH44 से होकर जाता है। हो गया, ये बात को जरूर ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग, NH44 से होकर जाता है, हो जाएगा ना। चलिए, तो आपने लिख लिया उत्तर दक्षिण गलियारा, अगर उसको इंग्लिश में लिखेंगे तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है NS कॉरिडोर, ठीक है, तो ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, और देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए, ये लिखा हुआ है, स्लाइड हट जा रही है, फिर से देखिए। दूसरा लिख लीजिएगा पूरब पश्चिम गलियारा, पूरब पश्चिम गलियारा, जिसे कहते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। हो गया, नीचे लिखिएगा कुल लंबाई 3300 किमी, कुल लंबाई 3300 किमी, कुल लंबाई 3300 किमी। उसके बाद लिख लीजिएगा पोरबंदर से सिलचर तक, पोरबंदर से सिलचर तक हो जाएगा, पोरबंदर से सिलचर तक। ठीक है, पोरबंदर से सिलचर तक। जो आपने इसके ऊपर वाला लिखा था श्रीनगर से कन्याकुमारी, तो श्रीनगर आपका जम्मू में है, जम्मू कश्मीर में, और आपका कन्याकुमारी है तमिलनाडु में। कन्याकुमारी कहाँ है आपका? तमिलनाडु में। ठीक है, उसके बाद इसमें आप दूसरा लिखेंगे पोरबंदर से सिलचर, पोरबंदर से सिलचर। तो आपका ये पोरबंदर से सिलचर में कहाँ पर है? सिलचर जो आपका पोरबंदर है ये गुजरात में है। कहाँ चला गया जी स्लाइड? देखिए, पोरबंदर जो आपका है वो गुजरात में है और जो सिलचर है वो असम में है। लिख लीजिएगा, जो सिलचर है वो असम में है, उसी में बढ़ा लीजिएगा आप लोग। चलिए, तो ये आपको ज्ञात हो गया सब राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में। फिर देख लीजिए राज्य राजमार्ग। अब आपको इसके बारे में कुछ जानना नहीं है, बस राज्य राजमार्ग क्या होता है। तो राज्य राजमार्ग क्या है कि किसी राज्य की राजधानी को उसके जिला मुख्यालयों से जो जोड़ने वाली सड़कें होती हैं राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। देखिए, देश के एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ने वाली जो सड़क है नेशनल हाईवे, और किसी राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालय से जो जोड़ने वाली सड़क है वो राज्य राजमार्ग, स्टेट हाईवे इसको बोलते हैं, SH। क्या बोलते हैं? SH।
जब आप सड़क पे कभी यात्रा करते हैं तो आपको ये दोनों चीज़ें लिखी हुई मिलती हैं। आपको देखिए सड़क के ऊपर खंबे पर लिखा मिलता है NH इतने पर आपका स्वागत है, NH 29 पर आपका स्वागत है, NH 44 पर आपका स्वागत है। और जब SH आता है तो उस पर लिखता है SH इतने पर आपका स्वागत है, SH इतने पर आपका स्वागत है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए, तो इसकी रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है, ध्यान दीजिएगा। राज्य सरकार के अधीन राज्य का सार्वजनिक निर्माण विभाग की होती है। ध्यान दीजिएगा, राज्य सरकार के अधीन जो आता है राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी होती है इसका रख रखाव। ठीक है ना, ये बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए, इसी प्रकार जिला सड़क क्या है, तो वही कहानी है। विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती है। जैसे आपके तहसील में क्या है, तहसील के बाद आपका जो आपका क्या बोलते हैं ब्लॉक है, इन सब चीज़ों को जोड़ने का काम करती है। कहाँ से, जिला मुख्यालय से। कौन सी सड़क है, जिला सड़क। इसका उत्तरदायित्व किसका होता है, जिला परिषद का। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं। फिर अन्य सड़कें देखिए जो गाँव को शहर से जोड़ती हैं। जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये जो आपका योजना की शुरुआत हुई थी ये सन 2000 में हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में जिन भी सड़कों का निर्माण होता है वो सब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ही किया जाता है। ठीक है, तो इसके तहत जो सड़कें बनाई जाती हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों से जोड़ती हैं। फिर देखिए एक लास्ट दिख रहा है आपको, सीमावर्ती या सीमांत सड़कें। सीमावर्ती या सीमांत सड़कें, तो सीमावर्ती सड़क क्या है, जो भारत के सीमाओं पर बनाई जाती हैं, सीमाओं पर बनाई जाती हैं उसे हम कहते हैं सीमावर्ती सड़क। इसका निर्माण कौन करता है, सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान दीजिएगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप BRO कहते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख लीजिएगा। उधर NHAI की स्थापना 1988 में हुई थी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लेकिन जो BRO है, सीमा सड़क संगठन है, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी और इसके द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों की स्थापना की जाती है। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। फिर आपका यहाँ पे एक दिख रहा है कच्ची सड़कें पक्की सड़कें, तो कोई मतलब ही नहीं है इसका, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। ये सड़कें मिट्टी से बनी हैं, सूखे के मौसम में इसका उपयोग करते हैं और जब बारिश के मौसम में इसका उपयोग करते हैं तो कचरा लेकर घर पे जाते हैं मुंह के बल गिरने के बाद उसमें। ध्यान दीजिएगा आप लोग। बाकी ये सड़कें 12 मासी होती हैं जो हमेशा यूज की जा सकती हैं। ठीक, चलिए अगला आप देखिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है आपका सड़क घनत्व। सड़क घनत्व, तो यहाँ से आपको 2 पॉइंट जानने लायक है। दोनों पॉइंट अपनी कॉपी में नोट करिए, फटाक से हम आगे बढ़ते हैं और कुछ नहीं जानना है। लिखिए पहला नंबर, भारत में कुल सड़क घनत्व, या पहले लिखिए सड़क घनत्व किसे कहते हैं, सड़क घनत्व किसे कहते हैं। तो परिभाषा लिखिएगा इसकी, प्रति 100 वर्ग किमी क्षेत्र में, प्रति 100 वर्ग किमी क्षेत्र में सड़कों की कुल लंबाई को, सड़कों की कुल लंबाई को सड़क घनत्व कहते हैं, सड़क घनत्व कहते हैं। हो गया, तो नीचे लिख लीजिएगा भारत में सड़क घनत्व, भारत में सड़क घनत्व 192.6 किमी, 192.6 किमी प्रति 100 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर ये नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि परिभाषा आप जानते हैं 100 वर्ग किमी पे ही बात किया जाता है। तो 192.6 किमी है भारत में सड़क घनत्व। उसके बाद उसके नीचे लिख लीजिएगा इंडिकेट पॉइंट, इस भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व, भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ पर है, केरल में है। सर्वाधिक सड़क घनत्व केरल में है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे लिखा हुआ है 142.68, लेकिन ये डेटा आपका कितने का है, 2011 का है, परंतु हमें यहाँ पे ताज़ा डेटा दिखना है।
तो आप इसमें ये भी बढ़ा सकते हैं कि 2011 तक 142.68, मान लीजिए आपके पेपर में यही वाला पूछ ले, यही ऑप्शन दे दे तो नोट कर लीजिएगा इसको भी। ठीक, चलिए नीचे दे रहा है सड़क परिवहन के समस्याएं, तो वही कह रहा है अधिक मात्रा में सड़कों का कच्चा होना, अधिक मात्रा में सड़कों का कच्चा होना, बरसात के समय में इनका सीमित उपयोग और शहरी क्षेत्रों की सड़कों का अत्यंत तंग और संकरा होना। हाँ वही कहानी है, जैसे मान लीजिए सड़क बनी है, इसके बगल में अपना घर दुकान बनवा लिए, टीना टप्पर छा दिए, सड़क बची ही नहीं। ठीक है, वही कह रहा है तंग और संकरा होना। फिर कह रहा है कुछ स्थानों पर बने पुल और पुलिया काफ़ी पुराने हैं। हाँ तो वो तो बात ही है, काफ़ी पुराने हैं इसलिए जर्जर हो चुके हैं, इनकी जगह पे नए बनाने चाहिए। फिर समस्याओं से समाधान के जो उपाय दे रहे हैं, क्या कह रहा है कि सड़कों का विस्तार और रखरखाव देश में उपलब्ध विशाल जनसंख्या के आधार पर करना चाहिए। मतलब आपने सड़कों का निर्माण तो कर दिया लेकिन उसका रखरखाव आप नहीं करते हैं तो सड़क खराब हो जाती है, इसलिए इन सबके प्रति सरकार को ध्यान देना चाहिए। फिर सड़कों पे जो गैर कानूनी अतिक्रमण है उसे हटाया जाना चाहिए, जिससे सड़कें आराम से चौड़ी हो सकें। जैसे आप अपने यहाँ देख ही रहे होंगे, तोड़ फोड़ कर सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, दो अलग अलग राज्यों को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण के लिए एक केंद्रीय नीति का निर्माण करना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए दो राज्यों के सहयोग से सड़क का निर्माण हो गया, अब एक राज्य उस पर पैसा ही नहीं पारित करता है तो दूसरा भी नहीं पैसा पारित करेगा, यही कॉन्सेप्ट होता है इन लोग का, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए, तो ये आपने देख लिया सड़क परिवहन के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक। अब हमारा आता है रेल परिवहन। रेल परिवहन तो बस वही चीज़ है, रेल परिवहन। रेल परिवहन का सबसे अच्छा प्रयोग या सबसे ज़्यादा प्रयोग दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। यात्रियों को कहीं दूर जाना है, रेल परिवहन का उपयोग करते हैं। माल को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना है, रेल परिवहन का प्रयोग करते हैं। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए, तो कह क्या रहा है, भारत में जो रेल परिवहन है वो एक प्रमुख नेटवर्क है, प्रमुख नेटवर्क है। भारत में जो पहली रेल चली थी वो मालगाड़ी थी। कब चली थी? 22 दिसंबर 1851 को। लिख सकते हैं आप लोग, भारत में पहली मालगाड़ी 22 दिसंबर 1851 को चली थी। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। और कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा प्राधिकरण है भारत का रेल परिवहन। ध्यान दीजिएगा, सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थात सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा प्राधिकरण है रेल परिवहन। उसके बाद एक और पॉइंट आप लोग नीचे लिख सकते हैं, एक और पॉइंट नीचे लिखिएगा आप लोग, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली? भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली? तो लिखेंगे आप लोग, भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को, 16 अप्रैल 1853 को मुंबई का एक स्थान था बोरी बंदर, मुंबई का एक स्थान था बोरी बंदर, तो बोरी बंदर नामक स्थान से ठाणे तक चली थी, जो कि 34 किलोमीटर की लंबाई तय की थी। 34 किलोमीटर की लंबाई तय की थी, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। और इस ट्रेन में कुल 400 लोगों ने सफ़र किया हुआ था। और यहीं पे आप लिख सकते हैं, भारत में रेल परिवहन का जनक, भारत में रेल परिवहन का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है, जो उस समय गवर्नर था। लॉर्ड डलहौजी, नाम लिख लीजिएगा, लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी ने, यह लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेल परिवहन का जनक कहा जाता है, क्योंकि उसी के समय भारत में रेल की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए यहाँ पे रेल यातायात का महत्व क्या है। क्योंकि यातायात का महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि किसी भी देश का औद्योगिक विभाग रेल परिवहन पर निर्भर करता है। अगर वहाँ का रेल तंत्र विकसित है तो उसका औद्योगिक विकास तीव्र गति से होगा, क्योंकि अगर रेल परिवहन विकसित है तो माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में बहुत आसानी होगी, बहुत आसानी होगी। ये बात को ध्यान में रखिएगा, पहला पॉइंट। उसके बाद क्या कह रहा है, रेलवे का प्रमुख कार्य क्या है? कच्चे माल को उत्पादन केंद्र से
फिर निर्मित माल को बाजार तक ले जाने का काम। कच्चे माल को कारखाने तक ले जाना और कारखाने में निर्मित माल को कहाँ ले जाना, विपणन केंद्र अर्थात बाजार में ले जाना। ठीक है, ये रेलवे का प्रमुख कार्य है। फिर रेलवे ने निर्यात को भी बढ़ावा दिया है। क्यों? क्योंकि कहीं पर भी कोई सामान बनता है तो उसको रेल मार्ग के द्वारा आसानी से बंदरगाह तक पहुंचा दिया जाता है। बंदरगाह क्या होते हैं? समुद्री तट के स्टेशन होते हैं जहां से जहाज़ों को चलने के लिए रास्ता दिया जाता है, अर्थात जहां से जहाज़ रुकते हैं, सामान इकट्ठा करते हैं, उतारते हैं, यात्रियों को लेते हैं और वहां से एक देश से दूसरे देश तक जाते हैं। उसे ही आप लोग बंदरगाह कहते हैं, पोर्ट जिसे बोला जाता है, पोर्ट। अभी हम इसके बारे में भी पढ़ना शुरू करेंगे। उसके बाद देखिए आप लोग, कृषि उपज में, कृषि उपज के विकास में रेल का उल्लेखनीय योगदान। ऐसे पॉइंट बस इतना ही लिखिएगा, बस इतना ही लिखिएगा। कृषि उपज के विकास में रेल का उल्लेखनीय योगदान है। ठीक है, उसके बाद आप लिखिएगा, वस्तुओं के उत्पादन और वितरण को सुगम बनाकर रेलवे ने व्यापार को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन दिया है। इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, कुछ खास नहीं है इसमें। फिर देखिए आप लोग नीचे, भारत में रेलवे के समक्ष चुनौतियां क्या क्या हैं। तो फिर तो वही बात है जैसे हम लोग काम करते हैं। आज तो मैं ट्रेन में बैठा ही नहीं हूँ, बाकी लोग की सुनी सुनाई बता रहा हूँ। मुझे मत समझ लीजिएगा मैं बिना टिकट यात्रा करता हूँ। आज तक ट्रेन में ही नहीं बैठा, बिना टिकट यात्रा क्या करूँगा। बहुत से यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं, जिससे रेल की संपत्ति की हानि और चोरी की समस्याएं बनी हुई हैं, ये समाप्त नहीं हुई हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि जंजीर खींचकर यात्री कहीं भी अनावश्यक रूप से गाड़ी रोक देते हैं, जिससे रेलवे को हानि उठानी पड़ती है। और कभी कभी ड्राइवर या रेलवे मास्टर या रेल स्टेशन मास्टर की गलती के कारण दो ट्रेनें एक ही पटरी पर आ जाती हैं और उनके बीच भिड़ंत से ज़बरदस्त जन और धन की हानि होती है। ये बात को ध्यान में रख सकते हैं। ये भी चीज़ें हैं। कोहरे के समय ट्रेनें लेट हो जाती हैं या ये कभी अपनी पटरी से उतर जाने के कारण इनका भयानक रूप से एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये सब रेलवे के समक्ष चुनौतियाँ हैं जिनको सुधार करना चाहिए। ठीक है, चलिए आज की हमारी लास्ट हेडिंग आपके सामने उपस्थित हो चुकी है, पाइप लाइन। तो पाइप लाइन का मतलब क्या है कि अगर हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए कि ये भारत का नक्शा है और यहाँ पर कुछ तेल निकला, अब इस तेल को लेके जाना है यहाँ पर। तो अगर तेल को आप ऊपर से लेके जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा हानि रहता है। कहीं मान लीजिए उसका विस्फोट हो गया, अगर विस्फोट हुआ तो काफ़ी तगड़ा होगा, काफ़ी जनधन की हानि होगी और परेशानी भी होगी। ट्रैफिक जाम लगा, सही समय से पहुँच नहीं पाएगा। इसके लिए क्या हुआ, पाइपलाइन का निर्माण किया गया। जैसे यहाँ पे उत्पादन किया गया और ज़मीन के अंदर से पाइप डाल दी गई, ज़मीन के अंदर से पाइप डालकर दूसरी जगह पहुँचा दी गई। वहाँ पर यहाँ से तेल को डाला गया, वो जाके उधर से निकल गया, या यहाँ से गैस को भेजा गया, वो जाके उधर निकल गया, वहाँ पर रख लिया गया उसको और यूज करके पूरे मार्केट में पहुँचा दिया गया आराम से। ये ध्यान में रखिएगा, इसे कहते हैं पाइपलाइन। क्या कहते हैं? पाइप लाइन। ठीक, तो पाइपलाइन क्या है? पाइपलाइन क्या है? विभिन्न उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पाइप के प्रयोग से पहुंचाना पाइपलाइन कहलाता है या पाइपलाइन परिवहन कहलाता है। ठीक है, तो पाइपलाइन परिवहन के बारे में आप लोग को कुछ नहीं जानना है, आप लोग को बस दो बातें जाननी है पाइपलाइन परिवहन में। भारत की सबसे पहली पाइपलाइन ऊपरी असम से गुवाहाटी, फिर बरौनी, ये बरौनी बिहार में है, ध्यान दीजिएगा, बरौनी बिहार, और फिर इलाहाबाद से होते हुए कानपुर, इलाहाबाद से होते हुए कानपुर तक, ये भारत की सबसे पहली पाइपलाइन है, जो पहले असम तक सीमित थी लेकिन बाद में इसको बरौनी तक बढ़ाया गया, फिर अब इसे कानपुर तक बढ़ा दिया गया है, अब इसे कानपुर तक बढ़ा दिया गया है। भारत की ये सबसे पहली पाइपलाइन है और ये तेल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। किसको पहुंचाती है? तेल को। जो असम में आपका कच्चा तेल निकलता है, असम में ही डिगबोई में पहला तेल का कुआं खोदा गया था, आपने पिछले पार्ट में पढ़ लिया है। तो जो आपका तेल का कुआं था उससे जो कच्चा तेल निकलता था उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए इस पाइपलाइन का प्रयोग किया गया था। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। और दूसरी हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पाइपलाइन है वो है HVJ पाइपलाइन। HVJ पाइपलाइन, ये जो पाइपलाइन है ये गैस का विस्तारण करती है, गैस का। और ये बनाई किसके द्वारा गई है? गेल इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, GAIL, ध्यान दीजिएगा, GAIL
गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये भारत की सबसे बड़ी पाइपलाइन है, भारत की सबसे बड़ी पाइपलाइन है। तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी पाइपलाइन कौन सी है, सबसे बड़ी पाइपलाइन कौन सी है? HBJ पाइपलाइन। इसका नाम क्यों HBJ पड़ा हुआ है? देखिए, H से होता है हजीरा, H से होता है हजीरा, लिख लीजिएगा, जो कि गुजरात में है, जो कि कहाँ है? गुजरात में। V से जो होता है आपका विजयपुर, V से जो होता है आपका होता है विजयपुर। ये विजयपुर जो है MP में है। कहाँ है जी? MP में है। ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद J से जो है जगदीशपुर उत्तर प्रदेश। तो हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, 3 क्षेत्रों के बीच ये पाइपलाइन बनाई गई है, जो भारत की सबसे बड़ी पाइपलाइन है। यहाँ पे पहली मत लिखिएगा, पहली आपको ऊपर दिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। जो पहली वाली पाइपलाइन है वो ये वाली है, ये वाली, ठीक है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए, तो भारत की जो सबसे पहली पाइपलाइन है वो है असम, गुवाहाटी, बरौनी, इलाहाबाद, कानपुर। जबकि भारत की सबसे बड़ी पाइपलाइन जो है HVJ पाइपलाइन, जिसे हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन भी कहा जाता है, ये गैस पाइपलाइन है, जबकि एक तेल पाइपलाइन थी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो चलिए, आज के लिए, आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं कल की क्लास में एक नई हेडिंग और एक नए उत्साह के साथ। तो जाइए, पढ़िए और अपने मित्रों को भी पढ़ाइए और उनके चेहरे पर भी एक मुस्कान लाइए। चलिए।